अब हम खाता बही या लेजर पे चर्चा करेंगे। मेरे अनुभव में जो सबसे बड़ी कमी सामने आई है विद्यालय पर वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव में, वह लेजर या खाता बही की ही है। या तो विद्यालय पे लेजर या खाता बही रखे ही नहीं जा रहे हैं, और अगर रखे जा रहे हैं तो प्रधान अध्यापकों को ये पूरा ज्ञात नहीं है कि उसका रोकड़ बही से या कैश बुक से क्या संबंध है, उसकी अनिवार्यता क्या है, और जाहिर सी बात है उसका प्रारूप हो या अंकन की विधि हो, इसके बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से आप सुने और इसके रख रखाव के बारे में भविष्य में सावधानी बरतें। खाता बही एक महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेख होता है। इसमें प्रत्येक मद में हुए आय और व्यय का स्पष्ट उल्लेख होता है। प्रत्येक मद का मतलब आपको, जैसे मैंने बताया, आपके विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट में पैसा आता है, वो एक मद हुआ। आपके विद्यालय में खेल कूद का पैसा आता है, वो एक अलग मद हुआ। उसी तरह से यूनिफॉर्म अलग मद हुआ। अर्धवार्षिक परीक्षा एक अलग मद हुआ। कैश बुक में इन सारे मदों का एक ही कैश बुक में रखी जाती है और उसका तिथिवार अंकन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन लेजर इस मामले में कैश बुक से भिन्न होता है। हर मद के लिए एक अलग लेजर, एक अलग खाता बही बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और इसका कैसे रखरखाव रखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने विद्यालय पे अगर एक रजिस्टर बनाते हैं तो आप कुछ पन्ने एक लेजर के लिए बांट देते हैं। जैसे अगर आपने कोई एक रजिस्टर ख़रीदा, आपने ये कह दिया कि मैं 10 पन्ने कंपोजिट ग्रांट का खाता बही बनाने के लिए अलग कर दीजिए। 10 पन्ने आप अर्धवार्षिक परीक्षा या सुविधा अनुसार अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में वो कम लग रहा है तो आप खेल कूद के मद के लिए अलग कर दीजिए। 5 पन्ने आप यूनिफॉर्म के लिए अलग कर दीजिए। 5 पन्ने आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अलग कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका हर मद के लिए अलग अलग खाता बही बन जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्रत्येक मद के लिए अलग खाता बही बनने की वजह से ऑडिट के समय या लेखा परीक्षा के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, और ये पारदर्शिता भी बढ़ाता है, क्योंकि हर मद के लिए एक अलग खाता बही बन रहा है। तो धन के आय और व्यय पे बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, और जब भी उच्च अधिकारियों द्वारा परीक्षा की जाए तो जवाब भी दिया जा सकता है। तो अब इसका अंकन कैसे करें, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने खाता बही का एक प्रारूप है। इस प्रारूप को भी आप इस वीडियो के लिंक द्वारा देख सकते हैं। ये आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहले खाता बही पे पृष्ठांकन कर लेना चाहिए। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने रोकड़ बही और कैश बुक की बात की थी। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि जो बायां पन्ना होता है, साधारण तौर से हम लोग जो रोकड़ बही होता है वो आपने देखा होगा, आपके रजिस्टर में बायां पन्ना आपका प्राप्ति पक्ष होता है, और दायां पन्ना जो होता है रजिस्टर का वह भुगतान पक्ष होता है। लेकिन वो दोनों पन्ने मिला के एक पन्ना होता है। जब पृष्ठांकन किया जाता है तो पेज संख्या 1 डाली जाती है कैश बुक में, लेकिन खाता बही में ऐसा नहीं होता है, लेजर में ऐसा नहीं होता है। ये जो आप प्रारूप देख रहे हैं वह एक ही पन्ने पे बनाया जाएगा, तो उसका और उसी एक पन्ने पे पेज संख्या 1 डाल दी जाएगी। दूसरे पन्ने में आप इसी प्रारूप को फिर से बनाएंगे और उस पर पेज संख्या 2 डाल देंगे। तो यहाँ पे आप डाल देंगे पेज संख्या 1, फिर दूसरे पन्ने पे आप यही प्रारूप बनाएंगे और वहाँ डाल देंगे पेज संख्या 2। कैश बुक में
बाएं और दाएं पन्ने को मिला के एक पृष्ठ होता है, जबकि लेजर में एक पृष्ठ एक पन्ना होता है। एक पन्ने पे जो आपने बनाया वो एक पृष्ठ होता है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो खाता बही है वो सिर्फ कंपोजिट ग्रांट के लिए है। तो हर मद के लिए एक अलग लेजर, एक अलग खाता बही। तो यहाँ पे आप जब भी बनाएंगे खाता बही बनाने के लिए आप एक रजिस्टर के पन्नों का निर्धारण कर दीजिए। आप उन पन्नों को बांट दीजिए। अब उदाहरण के तौर पे आपने एक रजिस्टर लिया, तो आप कंपोजिट ग्रांट के लिए 10 पन्ने बांट दीजिए, निर्धारित कर दीजिए। उसी तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आप उसके लिए 5 पन्ने कर सकते हैं या 2 पन्ने कर सकते हैं। वो आप अपने अनुभव और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यूनिफॉर्म जो बच्चों के लिए जो ड्रेस आती है, उस मद के लिए आप 4-5 पन्ने निर्धारित कर दीजिए, बांट दीजिए। तो इस तरह से आप एक ही रजिस्टर में अलग अलग खाता बही बना सकते हैं। पन्नों का आप बंटवारा कर दीजिए और एक ही रजिस्टर में आप अलग अलग मद के लिए अलग अलग खाता बही का रखरखाव कर सकते हैं। तो ये तो थी लेजर कैसे आप बनाएं। अब उसका अंकन कैसे करें, आइए इस पे भी एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले तो आप जब रजिस्टर में पन्ने बांटेंगे तो उसका पृष्ठांकन करिए। अब इस पृष्ठांकन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रोकड़ बही में और खाता बही में पृष्ठांकन अलग अलग तरीके से होता है। खाता बही जो होता है, जैसे कि आपने देखा, जैसे ये जो आप प्रारूप देख रहे हैं, ये एक पन्ने में ही आप एक प्रारूप बना सकते हैं। एक पन्ने में आप इस तरह का प्रारूप बनाए जिसमें दिनांक, विवरण, पृष्ठ संख्या, जो राशि खर्च हो रही है वो जो डेबिट कहलाती है, जो राशि जमा हो रही है क्रेडिट वो, और खर्च आप बताएंगे कि वो डेबिट या क्रेडिट है, अवशेष, इस तरह का एक प्रारूप, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो एक पन्ने पर आप बनाएंगे और पृष्ठांकन ये होगा, आप इस पर पेज संख्या 1 लिख देंगे, ये पृष्ठांकन हो गया। रोकड़ बही में ऐसा नहीं होता है। रोकड़ बही जैसा कि हमने चर्चा की थी, बायां जो पन्ना होता है रोकड़ बही का, कैश बुक का, जो आपके पास भी रजिस्टर हर विद्यालय पे उपलब्ध है, अगर आप उसको देखें तो जो बायां पन्ना होता है वो प्राप्ति पक्ष का होता है और जो दायां पन्ना होता है वो भुगतान पक्ष का होता है। लेकिन उन दोनों पन्नों को मिला के वो एक पृष्ठ माना जाता है। तो वहाँ पे आप दोनों पन्ने एक पृष्ठ हो गए, खाता बही में एक पन्ना एक पृष्ठ हो गया। तो ये दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले आपने लेजर में जो आपने उदाहरण के तौर पे एक रजिस्टर में जो 10 पन्ने बांटे थे, आपने हर पन्ने का पृष्ठांकन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जैसे कि हम बताया कि चूँकि लेजर हर मद के लिए बनता है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि ये लेजर किस मद का है। तो ऊपर आप लिख देंगे कि भाई ये कंपोजिट ग्रांट का मद है। फिर आप जो उसमें प्रारूप में ये आप देख सकते हैं दिनांक है। मान लीजिए आपके कंपोजिट ग्रांट में प्रारंभिक अवशेष जो है, यानी कि ये भी इस पर हमने चर्चा की थी, प्रारंभिक अवशेष वर्तमान वित्तीय वर्ष का वही होता है जो पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी अवशेष बचा होता है वो अगले वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक अवशेष होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 2019 में 1000 रुपया बचा हुआ है तो 2020 में वही आपका प्रारंभिक अवशेष हो जाएगा। तो अगर आपका पिछले साल मान लीजिए कंपोजिट ग्रांट में आप किन्हीं कारणों से 1000 रुपया आपका बचा हुआ था, तो इस वित्तीय वर्ष में वो आपका प्रारंभिक अवशेष हो गया। तो आपने दिनांक लिख दिया 1 अप्रैल को आपको प्रारंभिक अवशेष 1000 रुपये बचा हुआ है। पृष्ठ संख्या जो यहाँ लिखी हुई है, ये पृष्ठ संख्या है रोकड़ बही की, आपके कैश बुक की। तो ये पृष्ठ संख्या जो आपका प्रारंभिक अवशेष जो भी बचा होगा कैश बुक में, उसका ये दर्शाएगा। क्योंकि यहाँ का जो प्रारंभिक अवशेष है कंपोजिट ग्रांट का, वो जाहिर सी बात है वो कैश बुक में भी उसका अंकन होगा। तो ये पृष्ठ संख्या कैश बुक की है, रोकड़ बही की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो स्तंभ है, एक कॉलम जो है वो डेबिट का है, या जो आपने खर्च की हुई राशि है उसका स्तंभ है। दूसरा स्तंभ या दूसरा कॉलम क्रेडिट का है, जो राशि जमा हो रही है उसका स्तंभ है। एक और आप कॉलम देख रहे हैं जिसमें लिखा है खर्च ऑब्लिक जमा, या डेबिट या क्रेडिट। तो अगर आपका कोई राशि जमा हो रही है तो आप यहाँ
क्रेडिट लिखेंगे या जमा लिख दीजिए, जो अगर घट रही है या खर्च हो रही है उसको आप डेबिट लिख दीजिए, और ये अवशेष। तो मान लीजिए आपका ये हम कंपोजिट ग्रांट का उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए आपका पिछले वित्तीय वर्ष में 1,000 रुपये बचा, तो प्रारंभिक अवशेष 1,000 रुपया हो गया। आपको मान लीजिए अगस्त में कंपोजिट ग्रांट में 50,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो आप लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे कब प्राप्त हुआ। विवरण में आप लिखेंगे कौन सी ग्रांट में प्राप्त हुआ, बैंक में प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। अगर कोई पत्रांक के माध्यम से प्राप्त हुआ तो ये भी लिख दीजिएगा किस पत्रांक के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये जो पृष्ठ संख्या है ये कैश बुक की है। तो जब आपने कैश बुक में एंट्री की होगी इस कंपोजिट ग्रांट की प्राप्ति की, तो किस पन्ने पे कैश बुक में की है उस पन्ने का जिक्र आप यहाँ करेंगे, क्योंकि ये पृष्ठ संख्या रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या दर्शा रहा है। आपको चूंकि 50,000 रुपया मिला है, जमा हो रहा है, क्रेडिट है, इसलिए आप क्रेडिट के स्तंभ के नीचे उसको 50,000 रुपये लिखेंगे। और ये जो जमा और खर्च का जो स्तंभ है उसमें आप CR क्रेडिट लिख देंगे, और हिंदी में आप जमा भी लिख सकते हैं, वो आपकी सुविधा अनुसार है। अवशेष 51,000 हो गया, क्योंकि 1,000 रुपये पहले से था आपके पास। मान लीजिए दिसंबर में आपने कोई कार्य कराया, रंगाई पुताई का कार्य कराया, तो आप दिनांक लिख देंगे किस तारीख को आपको बिल प्राप्ति हुई, किस तारीख को आप भुगतान कर रहे हैं। रंगाई पुताई आप उसका प्रयोजन लिखेंगे कि रंगाई पुताई है। आप किस को आप भुगतान कर रहे हैं वो भी लिख देंगे कि फला फला को भुगतान किया गया। अगर चेक से कर रहे हैं तो लिखेंगे चेक संख्या से भुगतान किया गया। अगर नगद कर रहे हैं तो लिखेंगे आपकी नगद द्वारा इतना भुगतान किया गया। वो जो आपको जो भी वाउचर या बिल प्राप्त हुआ है आप उसकी संख्या, रसीद संख्या लिखेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा विवरण, जैसे कि आप रोकड़ बही में लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे आप पूरा विवरण लिखेंगे। पृष्ठ संख्या फिर से वही कैश बुक की आएगी, क्योंकि इसका आपने अंकन कैश बुक में भी किया होगा। जब भी आपने खर्च किया होगा तो इसका अंकन आप कैश बुक में भी करेंगे, तो रोकड़ बही का भी पृष्ठ संख्या यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए आपने 20,000 का पूरा आपको खर्चा आया, तो आप ये डेबिट की स्तंभ के नीचे आप ये 20,000 रुपये लिख देंगे। फिर आप उसी तरह से यहाँ पे डेबिट लिख देंगे खर्च जमा स्तंभ के नीचे। और अवशेष, चूँकि अब आपके पास 51,000 में से 20,000 रुपया घट गया, इसलिए अवशेष अब आपके पास 31,000 रुपया बचा। अब हमने रोकड़ बही और खाता बही के बारे में चर्चा कर ली है। उम्मीद है आपको ये दोनों कौन से वित्तीय अभिलेख हैं, इनका महत्व क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है, आपस में कैसे निर्भर है, इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। लेकिन फिर भी रोकड़ बही और खाता बही के बीच में जो मुख्य अंतर है मैं फिर से उसको दोहराना चाहूँगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि रोकड़ बही यानी कैश बुक का हम मासिक अंकन करते हैं, यानी हर महीने उसकी क्लोजिंग होती है। अप्रैल में जो भी आय और व्यय है आप अप्रैल में लिखेंगे कि हमें इतना आय है, बाएं साइड दाहिने पन्ने पे लिखेंगे व्यय, और महीना खत्म होते ही उसका अवशेष आप लिख देंगे। लेकिन खाता बही में, लेजर में उसका जो अंकन होता है वो एक वित्तीय वर्ष में होता है। यानी अगर आप एक बार खाता बही खोल देंगे, उदाहरण के तौर पे अगर कंपोजिट ग्रांट का आपने लेजर बनाया, तो अगर 1 अप्रैल 2019 को आप खाता अगर खोलेंगे तो उसकी क्लोजिंग वित्तीय वर्ष के बाद ही होगी, यानी कि 31 मार्च 2020 को। तो उसका जो अंकन होता है लेजर का, खाता बही का, वो वार्षिक होता है, रोकड़ बही का मासिक होता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये होता है कि जो कैश बुक है, रोकड़ बही है, वो सारे मदों के लिए सिर्फ एक कैश बुक बनती है। अगर आपके विद्यालय में 4 मद हैं, 5 मद हैं, उसके लिए सिर्फ एक कैश बुक बनेगी, क्रमवार तिथिवार उसका अंकन होगा। लेकिन लेजर हर मद के लिए एक अलग लेजर, एक अलग खाता बही बनता है। 4 अगर आपके पास विद्यालय में मद हैं तो 4 खाता बही बनेंगे, 4 लेजर बनेंगे। 6 है मद तो 6 खाता बही और 6 आपके लेजर बनेंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही समझा दिया। मान लीजिए कंपोजिट ग्रांट है, उसके लिए अलग खाता बही बनेगा। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए एक अलग खाता बही बनेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए अलग खाता बनेगा। तो अलग अलग लेजर अलग अलग मदों के लिए। और एक और अंतर वो है पृष्ठांकन का, जो मैंने आपसे चर्चा की ही कि कैश बुक में 2 पन्नों का एक पृष्ठ होता है। कैश बुक में बायां साइड प्राप्ति पक्ष होता है, दाहिना साइड भुगतान पक्ष होता है।
तो ये बायां और दायां जो पन्ना होता है मिलके एक पृष्ठ कहलाएगा, जबकि खाता बही यानी लेजर में एक ही पन्ने को एक ही पृष्ठ मानते हैं। तो ये मुख्यतः ये दोनों में अंतर था। उम्मीद है अब आपको लेजर और कैश बुक के बारे में जानकारी हो गई होगी और अगले वित्तीय वर्ष से आप इसका नियमानुसार रखरखाव कर पाएंगे। धन्यवाद।